अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों के दबाव को मुस्तरद करते हुए इसराइल ने कल रात गए ईरान की सरजमीन के अंदर जवाबी कार्रवाई करके गुज़िश्ता हफ्ते की गई ईरानी कार्रवाई का जवाब दे दिया है। और इसराइली कार्रवाई के बाद अब तशवीश बढ़ रही है कि ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आएगा, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि ईरानी आला हुक्काम मुसलसल खबरदार करते रहे हैं कि ईरान के मफादात के खिलाफ इसराइल की मामूली सी भी कार्रवाई का सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा और पहले से भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालिया कार्रवाई से चंद घंटे पहले भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने CNN से बात करते हुए कहा था कि इसराइल के किसी भी रद्द-ए-अमल पर ईरान का जवाब फौरी और शदीद होगा। मगर इस वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए इसराइल ने 6 दिन बाद महदूद पैमाने पर ईरानी सरजमीन के अंदर कार्रवाई कर दी, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर इसे इसराइल का ईरान के लिए पैगाम करार दिया जा रहा है। और फिर सूरत हाल की वजह से मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में तशवीश और बेचैनी भी बढ़ गई है। आलमी मार्केटों में इसके मनफी असरात देखे गए। तेल की कीमतों में आर्जी तौर पर अचानक इजाफा हुआ और फिर कीमतें नीचे आ गईं। ईरान ने कुछ देर के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई, जो बाद में उठा ली गई। और खबरें सामने आ रही हैं कि किसी भी मुमकिन रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ईरान के समंदर के करीब बहरी जहाज़ों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ईरानी शहर इस्फहान पर हमले को आज सबसे पहले अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, मगर अब तक खुद इसराइल और ईरान इस हवाले से जारहाना मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। इसराइल ने न सिर्फ सरकारी सतह पर इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि ईरान भी इसराइल पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने से गुरेज करता नजर आ रहा है। और साथ ही मिसाइल हमले की भी तरदीद की जा रही है और सिर्फ कुछ ड्रोन्स मार गिराने का दावा सामने आ रहा है। अलबत्ता अमरीकी और इसराइली हुक्काम के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कल रात गए ईरान के अस्करी लिहाज से अहम समझे जाने वाले शहर इस्फहान पर मिसाइल हमला किया गया, जिसके पीछे इसराइल का हाथ था। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक इसराइली सरकारी एहलकार ने बताया है कि 13 अप्रैल को ईरान के इसराइल पर हमले के जवाब में इसराइली फ़ौज ने ही ईरान के अंदर कार्रवाई की है। और इसका मकसद ईरान को यह पैगाम देना था कि इसराइल ईरान के अंदर कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक और सरकारी एहलकार ने बताया कि इस कार्रवाई को एहतियात के साथ नापतोल कर अंजाम दिया गया। इसके अलावा अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने इस कार्रवाई से पहले अमरीका को इत्तला दे दी थी और इसराइल का हदफ ईरान की जौहरी तंसीबात थी। इसके अलावा अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक और शाम में भी धमाके रिपोर्ट हुए हैं, जहां ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स को निशाना बनाया गया है, मगर ये वाज़ेह नहीं है कि उनका इस्फहान में होने वाली कार्रवाई से बराह रास्त ताल्लुक़ है या नहीं। इसके अलावा जहाँ तक ईरान के अंदर कार्रवाई के लिए इसराइल की तरफ से इस्फहान को चुनने का ताल्लुक़ है, तो इसकी बड़ी वजह इस्फहान की अस्करी अहमियत और उसका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का बड़ा मरकज़ होना है। BBC के मुताबिक इस्फहान ईरान का वस्ती सूबा है, जिसका नाम उसके सबसे बड़े शहर से लिया गया है। और ये खित्ता ईरान के अहम अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर का घर है, जहाँ एक बड़ा एयरबेस, एक बड़ा मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और कई जौहरी तंसीबात मौजूद हैं। लेकिन ईरानी हुक्काम मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि इस्फहान में जौहरी और दीगर अहम तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उनमें से कोई बड़ा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी तस्दीक की है कि ईरान की जौहरी तंसीबात महफूज हैं। इसके अलावा ईरानी हुक्काम और मीडिया वाज़ेह कर रहे हैं कि इस्फहान में रात गए कुछ चीज़ें उड़ती हुई नजर आईं, जिस पर ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम एक्टिव कर दिया गया और मशकूक ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया, जिनकी तादाद 3 थी। और इस्फहान में जो धमाके सुने गए वो भी इन मशकूक ड्रोन्स को मार गिराने के थे। ईरान की स्पेस एजेंसी के तर्जुमान के मुताबिक ईरान पर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ, बल्कि क्वाडकॉप्टर्स उड़ाने की नाकाम कोशिश की गई, जिन्हें मार गिराया गया। जबकि इस वाक़े के बाद ईरानी मीडिया में इस्फहान और तब्रेज़ शहर की तस्वीरें और फुटेजेस दिखाई गई, जिसमें सब मामूल के मुताबिक नजर आ रहा है। इसके अलावा ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने इस्फहान में जौहरी तंसीबात की वीडियो पोस्ट की, जिसमें वहाँ पर हमले के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स के मुताबिक इस्फहान में आर्मी बेस के करीब धमाकों की आवाज़ सुनी गई और फिर एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक हो गया। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान की तरफ से न सिर्फ बराह रास्त इसराइल का नाम लेने के हवाले से एहतियात नजर आ रही है, बल्कि इस वाक़े को दरअंदाजी करार दिया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी एहलकार ने बताया है कि इस वाक़े पर इसराइल के खिलाफ रद्द-ए-अमल देने का कोई प्लान नहीं है। इस हमले के पीछे किन बैरूनी अनासिर का हाथ था, ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। जबकि ईरान में कोई बैरूनी हमला नहीं हुआ है, बल्कि इस बहस का झुकाव हमले से ज़्यादा दरअंदाजी की तरफ है। बहरहाल अब सवाल यही है कि इसराइल की इस कार्रवाई के बाद ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा या कशीदगी में कमी आएगी और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। ईरानी हमले के बाद इसराइली हुकूमत मुसलसल 6 दिन तक गौर करती रही कि ईरान के बराह रास्त और पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब कैसे, किस वक्त और किस अंदाज में दिया जाए। और फिर ये तजवीज़ सामने आई थी कि इसराइल ईरान को जवाब देगा, लेकिन इस अंदाज में कि जंग ना फैले। और अब इसराइल ने
ईरान के अहम शहर को निशाना बनाया है मगर कोई जानी नुकसान नहीं किया और ना ही इसकी जिम्मेदारी कबूल की, जबकि ईरान भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जिससे ये तासुर जाए कि ईरान में इसराइल ने कोई कार्रवाई की है। अहम बात यह है कि इसराइल पहले भी ईरान की सरजमीन के अंदर मुतअद्दिद बार ऐसी कार्रवाइयां कर चुका है जिनमें साइंसदानों का कत्ल किया गया, ड्रोन और साइबर हमले किए गए और सबका हदफ बज़ाहिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना था। इस हवाले से अल जज़ीरा में तफसीली रिपोर्ट शाया हुई थी जिनमें इन वाक़यात का तस्करा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सालों से इसराइल की ईरान के अंदर खासतौर पर एक हदफ पर तवज्जो रही है जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल ने खुफिया ऑपरेशंस के जरिए कई ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया है। जनवरी 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के एक प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को उनकी मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल बॉम्ब नस्ब करके कत्ल कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था। ईरानी हुकूमत के मुताबिक कत्ल होने वाले प्रोफेसर न्यूक्लियर साइंसदान थे। फिर नवंबर 2010 में तेहरान में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माजिद शहरयारी को काम पर जाते हुए कार धमाके में मार दिया गया। उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। उस वक्त के ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने अमेरिका और इसराइल पर जिम्मेदारी डाल दी। फिर जनवरी 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन नामी केमिकल इंजीनियर को उनकी कार पर बॉम्ब नस्ब करके मार दिया गया। ईरान ने इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर डालते हुए कहा मुस्तफ़ा अहमदी रोशन जौहरी साइंसदान थे, जबकि नवंबर 2020 में ईरान के मारूफ जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के बाहर एक मुश्तबा कार्रवाई में मार दिया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक मगरबी और इसराइली इंटेलिजेंस को तवील अरसे से शुबा था कि मोहसिन फ़खरीज़ादे ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के बानी थे। इसके अलावा मई 2022 में पासदारान इनकलाब के कर्नल हसन सैयद को तेहरान में उनके घर के बाहर 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसका इल्ज़ाम भी ईरान की तरफ से इसराइल पर लगाया गया। सिर्फ यही नहीं, ईरान पर इसराइल के साइबर हमलों की भी एक लंबी तारीख है। अल जज़ीरा के मुताबिक जून 2010 में ईरान के एक शहर में वाक़या न्यूक्लियर प्लांट के कंप्यूटर्स में स्टक्सनेट वायरस पाया गया जो वहां से दूसरी तनसीबात में भी फैल गया। सितंबर 2010 तक 30,000 के करीब कंप्यूटर्स और कम से कम 14 तनसीबात इससे मुतासिर हुई। ईरान की जौहरी फैसिलिटी में 9,000 सेंट्रीफ्यूजेस में से 1,000 तबाह हो गए। तहकीकात के बाद ईरान ने साइबर हमले की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर डाल दी। फिर अप्रैल 2011 में ईरान की साइबर डिफेंस एजेंसी ने स्टार्स नामी वायरस को दरियाफ्त किया और कहा कि इस वायरस को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ईरान ने इसका इल्ज़ाम इसराइल और अमेरिका पर डाला। फिर नवंबर 2011 में ईरान ने कहा कि उसने एक नया वायरस दरियाफ्त किया है जिसकी बुनियाद स्टक्सनेट वायरस है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नए वायरस को इस इरादे के साथ बनाया गया था कि उसके जरिए मुस्तकबिल में साइबर हमलों के लिए डेटा इकट्ठा किया जा सके। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इस वायरस का ताल्लुक इसराइल से था। इसके अलावा अप्रैल 2012 में ईरान ने इसराइल पर वाइपर डामी वायरस का इल्ज़ाम लगा दिया जिसने ईरान की वजारत पेट्रोलियम और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव्स को इरेज कर दिया था। इसी तरह मई 2012 में ईरान ने ऐलान किया कि फ्लेम नामी वायरस ने सरकारी कंप्यूटर से डेटा चोरी करने की कोशिश की है। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और इसराइल ने इस वायरस को इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर अक्टूबर 2018 में ईरानी हुकूमत ने कहा कि उसने स्टक्सनेट वायरस की नई जनरेशन के हमले को ब्लॉक कर दिया है और साथ ही ईरान ने इसका इल्ज़ाम इसराइल पर डाल दिया। सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर 2021 में एक साइबर हमले ने ईरान के उस सिस्टम को निशाना बनाया जो हुकूमती कार्ड्स के जरिए ईरानी शहरियों को सब्सिडी पर फ्यूल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस साइबर हमले ने ईरान में तमाम 4,300 पेट्रोल स्टेशन को मुतासिर किया। ईरान ने इसका इल्ज़ाम अमेरिका और इसराइल पर डाल दिया। इसके अलावा मई 2020 में एक साइबर हमले ने उन कंप्यूटर्स को मुतासिर किया जो ईरान के जनूबी साहिल में शाहिद रजाई पोर्ट में मेरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इस वायरस से समुद्री ट्रैफिक मुतासिर हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से कहा कि इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ था मगर खुद इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब आम बात यह भी है कि ऐसे खुफिया ऑपरेशन और साइबर हमलों के अलावा इसराइल ईरानी सरजमीन पर ड्रोन हमले कर चुका है और साथ ही छापे भी मार चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक जनवरी 2018 में मुसाद के एजेंटों ने तेहरान की एक महफूज तनसीब पर छापा मारकर क्लासिफाइड जौहरी आर्काइव्स चोरी कर लिए। अप्रैल 2018 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल ने 1 लाख खुफिया दस्तावेज़ात हासिल किए हैं जो साबित करती हैं कि ईरान ने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से मुताल्लिक झूठ बोला है। इसके अलावा दिसंबर 2023 में साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में तस्लीम किया कि फरवरी 2022 में इसराइल ने पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर को कत्ल कर दिया था। फिर मई 2022 में धमाका खेज मवाद से लदे हुए ड्रोन ने तेहरान के एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जिसमें एक इंजीनियर मारा गया और उस इमारत को नुकसान पहुंचा जहां पर ईरान ने ड्रोन तैयार किए थे। फिर जनवरी 2023 में इस्फहान में कई ड्रोन हमलों के जरिए फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत लिखकर इसकी जिम्मेदारी इसराइल
इसराइल पर डाल दी थी। सिर्फ यही नहीं, रवां साल फरवरी में ईरान में कुदरती गैस की एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान के वजीर तेल ने इस कार्रवाई का इल्ज़ाम इसराइल पर डाल दिया था। अब ये माजी के वाक़यात हैं जिनमें से कुछ की जिम्मेदारी खुद इसराइल ने कबूल की है, जबकि कुछ हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने तो इसराइल और अमेरिका पर डाली थी, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने या तो खामोशी इख्तियार की थी या फिर इनकार कर दिया था। और अब एक दफ़ा फिर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल ने इस्फहान में एक ऐसी ही कार्रवाई की है जिसकी जिम्मेदारी अब तक बराह रास्त खुद इसराइल ने कबूल नहीं की है, लेकिन इसराइली सरकारी हुकाम बैनुल अक़वामी मीडिया के ज़रिए इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। और ख़ुद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका किसी भी जारहाना कार्रवाई में मुलविस नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जवाबी कार्रवाई और बदले के ख़तरनाक इम्कानात को रोकने का ये बेहतरीन वक्त है। उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो किसी भी ऐसी पेशरफ्त को रोकने के लिए मिलकर काम करें जो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है। इस पूरी सूरत हाल ख़राब होगी या यहाँ से संभल जाएगी और दोनों ममालिक रेस्टोरेंट का मुजाहरा करेंगे। हम माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि शायद कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स आया है ईरान की तरफ से, ज़ाहिर इसको प्ले डाउन करने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं कि ये मामला थम गया? इनिशियली मार्केट्स ने भी रिस्पॉन्ड किया, ऑयल बढ़ गया, एशियन मार्केट्स डाउन थी, फिर ऑयल में हमने देखा कि एडजस्टमेंट आई, तो समझा जा सकता है कि अब ये मामला यहाँ ख़त्म हो गया, एक साइकिल है जो कंटिन्यू करेगा? जी, फॉर द टाइम बीइंग ये फिल वक्त तो ये लगता है तूफान थम गया है, लेकिन आगे का पता नहीं है क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। अभी देखना यह है कि रजामंदी किस बात पे हुई है। क्लियरली जो है ये बैक चैनल्स के अंदर अमेरिका, 3 वे बैक चैनल्स हैं, अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन बातचीत चल रही है बड़े अरसे से। कल मैंने अपने एक मजमून में भी लिखा था और एक और मीडिया इंटरव्यू दिया था मैंने कैनेडियन टेलीविजन को, तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये बातचीत चल रही है। तो रात को हमने देखा कि हाँ भाई ये बल्कि अर्ली डेज ऑफ द मॉर्निंग में कि बहुत ही माइल्ड रिस्पॉन्स आया है। कोई शवाहिद नहीं मिलते कि किसी किस्म का एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया है जिन्हें फिक्स्ड विंग या मिसाइल, इट्स लाइकली यूएवी जो ड्रोन्स हैं। तो लेकिन ये है कि आगे देखते हैं क्या होता है कि फिल वक्त लगता है कि मामलात जो हैं दोनों जानिब से ये एक यूं कहिए कि एक इजमा है कि भाई मामलात को मजीद बिगाड़ा ना जाए। मतलब अब डोमेस्टिक कंपल्जन्स भी है। नेतन्याहू एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अनपॉपुलर हैं, मगर दूसरी तरफ जो ईरान में रेजीम है उसके ऊपर भी डोमेस्टिक कंपल्जन्स पड़ जाती हैं। तो आपको लगता है कि ये बात अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, या अगर नेतन्याहू पर प्रेशर था तो अब ईरान में रेजीम के ऊपर प्रेशर होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए? नहीं, ईरान में आई थिंक ईरान की रेजीम का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। वहाँ पे चूंकि बदहाली, मुआशी बदहाली बहुत है और एक गम गुस्से की लहर है कि भाई ये जो हुकूमत है, ये रियासत जो है वो अरब दुनिया के ऊपर और हिजबुल्ला और हुतीज़ और मिलिशियाज सीरिया के अंदर, इराक के अंदर क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, जबकि मुल्क के अंदरूनी हालात, मुआशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वहाँ एपेटाइट है। वहाँ तो मेरे ख्याल में वो सुख का सांस लिया होगा लोगों ने। हाँ, ये बात सही है कि इसराइल के अंदर भी जो राय आमा है वो अपना मिक्स्ड है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है आबादी की, मतलब गुड 80 to 85% वो चाहते हैं कि बीबी नेतन्याहू जो हैं वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। तो लेकिन उनकी जो राइट विंग है और बहुत सारे और हैं जो उनके दरमियान और राइट विंग के दरमियान मुख्तलिफ धड़े हैं, वो जरूर उनके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे। लेकिन आई थिंक कि बाइडेन इंतजामिया ने जो है वो स्किल दिखाई है कि भाई इस चीज को किसी तरीके से रोका जाए। अब जैसे मैंने अर्ज किया, फिल वक्त तो मामला थम गया है, आगे क्या होगा ये कुछ कहना बहुत ही कबल वक्त है। मतलब और जो ये डिबेट रही है मगरबी मीडिया में कि जो नेतन्याहू हैं वो अमरीकी इंतजामिया की सुन नहीं रहे हैं, मदद मांगते हैं मगर मशवरा नहीं मानते हैं। आप समझते हैं कहीं ना कहीं मशवरा माना है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी, दूसरे जो उनके वेस्टर्न अलाइज उनकी तरफ से कहा तो जा रहा था कि जी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए, तो ये जो रिस्पॉन्स है इसराइल का वो काइंड ऑफ मशवरा भी माना है उन्होंने और अपना रिस्पॉन्ड भी कर दिया? देखें, अमेरिका को पता था कि उनको रिस्पॉन्ड करना है। सवाल ये नहीं था कि रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये था कि किस नौइयत का रिस्पॉन्स होगा। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से दबाव बदस्तूर बढ़ता चला आ रहा है और इस वक्त उन्होंने कहा देखें हमने अपने जो है
वसाइल इस्तेमाल करके और दीगर आप मतलब सऊदी अरब, जॉर्डन, यूके, फ्रांस के साथ मिलके आपका दिफा किया है जब उन्होंने 300 से ज़्यादा जो है वो मिसाइल और ड्रोन आप पे दागे थे। तो अब जो है अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी जीत हुई है, उनका हमला नाकाम हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं। फिर वैसे भी आपने उनके जो डिप्लोमेटिक कंपाउंड है दमिश्क के अंदर, उस पर आपने हमला किया था, जिस वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आई थिंक कि जो है ये मीडिया बहुत ज्यादा जो है, मैं कल देख रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है इवन CNN के ऊपर कि भाई वो कोई कयामत आने वाली है। लेकिन देखें, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी अपना फाल होती है, और जब स्टेक्स इतने हाई हों तो जो कन्वेंशनल विजडम है वो बेसिकली बड़ी कमजोर पड़ जाती है। कन्वेंशनल विजडम आपको कहती है कि बस जी जो है तीसरी जंग अजीम होने वाली है, लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा नुआंस्ड होती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा अपना लेन देन होती है। तो आई थिंक ये लेन देन से यही साबित हुआ है कि नेतन्याहू जो है वो जाहिर है अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन उनकी भी जो है अच्छी खासी हदें हैं मनमानी करने के लिए। यानी आपके जो लेन देन है, और जाहिर लेन देन होता है बातचीत के नतीजे में, वो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। तो ये जो खित्ते में जंग और वर्ल्ड वॉर 3 वाली बातें की जाती हैं, उससे अभी बहुत दूर है सूरत हाल, या उसके करीब करीब भी नहीं। जो ना ये मफरूजा होता है कि जी तीसरी जंग अजीम हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा। देखें, एक्टर्स रैशनल होते हैं। नेतन्याहू साहब के ऊपर कम दबाव है, उनके लिए प्रायोरिटी इस वक्त गजा है। हमास को, वो जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और उस पर भी बड़ा दबाव है। इतने लोग मारे गए, 2 मिलियन के करीब लोग जो है वो बेघर हो गए, वहां पे एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। तो उस सब को डील करना है। अब ये साइड का शो में जाने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसे ही है कि जैसे जो है अपना क्या नाम है, आपके वो जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरे हो नहीं रहे और आप अय्याशी करने चले। तो आई डोंट थिंक कि जो है इस तरह वो हुकूमत इसराइल की सोचती है। और अमेरिका भी जो है जिस तरीके से उनको देखें, एक होती है पॉलिसी मेकिंग, एक होती है सियासत। सियासत जो है वो ज्यादा नुमायां होती है मीडिया के अंदर, और पॉलिसी मेकिंग वो नजर नहीं आती। तो इस वजह से जब लोग आते हैं टीवी के ऊपर और बात करते हैं कि जी बड़ा ये तो तूफान आने वाला है और बाइडेन तो बहुत कमजोर हैं, नेतन्याहू तो पता नहीं कितने ताकतवर हो चुके हैं, ईरान जो है वो पता नहीं जौहरी हथियार ले जाएगा, इस तरह की बातें जो हैं वो हाइपरबली होती हैं। और जरूरत इस बात की है कि आप बारीकी से चीजों को देखें, एनालिसिस करें और देखें कि लोगों के इंपेरेटिव्स क्या हैं और उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। फिर जो है पता चलता है कि उनका बिहेवियर क्या होगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर जमहूरी रियासत कहलाने वाले भारत में आज से लोकसभा यानी भारतीय कौमी असेंबली के लिए इंतखाबात का आगाज हो गया है, जिसमें 90 करोड़ 70 लाख से जायद भारतीय शहरी आइंदा आने वाले 6 हफ्तों में अपनी कौमी असेंबली के 543 अरकान का इंतखाब करेंगे। आज से शुरू होने वाले पहले मरहले में 21 रियासतों में 16 करोड़ 60 लाख से जायद भारतीय शहरी 102 हल्कों से नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। और फिर पूरा इंतखाबी अमल 7 मरहलों में होगा, जिसके मुकम्मल होने में 6 हफ्ते लगेंगे। ये इंतखाबी अमल 1 जून को मुकम्मल होगा और फिर 4 जून को नताई जाएंगे। जो भी पार्टी इस असेंबली से 273 नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी, वही आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी। और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिज नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जिसमें से बीजेपी ने खुद अपने लिए 370 नशिस्तें जीतने का टारगेट रखा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरबराही में दाएं बाजू के इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद से है, जिसकी इलेक्शन से पहले ही कई भारतीय रियासतों में हुकूमती इत्तेहाद के सामने पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। भारतीय मीडिया, पोल्स और सियासी तज्जियाकार इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले पहले सियासतदान होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी जलसों में दावा किया है कि उनके पहले 2 अदवार सिर्फ एपिटाइज़र थे, मेन कोर्स उनके तीसरे दौरे हुकूमत में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम में जहां अवाम को ये बता रहे हैं कि जिस वज़ीर आज़म ने भारत को चांद पर पहुँचाया, भारत में अरबों की सरमायाकारी दिलवाई, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, भारत की 80% हिंदू आबादी का हिंदू नेशनलिज्म का ख्वाब पूरा किया, तो वहीं ये खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत उसी सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तरफ आलमी मीडिया इशारा कर रहा है। लेकिन इस सब के दौरान बात तजियाकारों की राय में नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए अपने टारगेट और दावों के मुताबिक 400 से ज्यादा नशिस्तें जीतना मुश्किल होगा। हिंदू नेशनलिज्म जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीतकर तीसरी बार वजीर आजम बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहीं यही हिंदू नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनूबी रियासतों से जीतने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। क्योंकि इन जनूबी रियासतों में जहां शराय ख्वानदगी दूसरी रियासतों से ज्यादा है, तो वहीं
इन रियासतों में मजहबी नफरत अंगेजी कम और ऑपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत है। वॉइस ऑफ अमेरिका में सुहेल अंजुम के आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नारे यानी अब की बार 400 पार को अमली जामा पहनाने में सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट जनूबी रियासतें बन रही हैं। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। जनूब की 5 रियासतों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना में मुल्क की मजमूई आबादी का 20% हिस्सा रहता है। वहां कुल 131 सीटें हैं, जिनमें 2019 के इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 30 सीटों पर कामयाबी मिली थी। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में इसे कोई सीट नहीं मिल सकी थी। इन 5 रियासतों में इस वक्त अपोजिशन जमातों की हुकूमत है। मुबसरीन के मुताबिक वहाँ के अवाम मजहबी असबियत से दूर हैं, इसलिए वहाँ राम मंदिर, सिटीजनशिप एक्ट और यकसा सिविल कोड का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जनूब की दीगर रियासतों में सिटीजनशिप एक्ट यानी CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक जनूबी रियासतों में बीजेपी की कम मकबूलियत के बावजूद वहां पर मौजूद अपोजिशन जमातें मोदी एक मुखालिफ जज्बात का अपने इंतखाबी अमल में फ़ायदा नहीं उठा सकी हैं। 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद में से सिर्फ 2 जमातें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हुकूमत में शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की दीगर जमातों में से कुछ जमातें बीजेपी के साथ हैं और कुछ तनहा इलेक्शन लड़ रही हैं। भारत में इंतखाबात एक ऐसे मरहले पर हो रहे हैं जब ये तासुर मजबूत हो रहा है कि भारत सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपोजिशन, तनकीद करने वालों और रियासती इदारों को या तो बहुत कमज़ोर कर दिया है या फिर अपने साथ मिला लिया है। वो तमाम अफराद या इदारे जो मोदी मुखालिफ थे, उन पर तनकीद करते थे, अब या तो वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं या फिर नरेंद्र मोदी के हामी बन गए हैं। मौजूदा इंतखाबात में अपोजिशन का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी को चैलेंज तो कर रहा है, मगर सूरत हाल ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत जमात आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 रियासतों में हुकूमत है, इस जमात के सरबराह और नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबात से 1 माह पहले 21 मार्च को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल पर इल्जाम है कि उन्होंने निजी कंपनियों को शराब के लाइसेंस देने के लिए गैर कानूनी तौर पर पैसे लिए हैं और अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में ही हैं। और इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां खुद नरेंद्र मोदी और उनकी जमात आज़ादी से इंतखाबी मुहिम चला रही थी, तो वहीं अपोजिशन के अहम रहनुमा अरविंद केजरीवाल अदालतों की पेशियों में मसरूफ़ थे। इसी तरह अपोजिशन की एक और अहम जमात कांग्रेस को इंतखाबात से 1 माह पहले टैक्स नोटिस भेजे गए। 29 मार्च को कांग्रेस को भेजे गए नोटिस में 18 अरब रुपए की अदायगी करने का कहा गया, जबकि इससे पहले फरवरी में टैक्स हुक्काम ने 2018 के एक ज़ेर-इल्तवा केस में कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जिनमें 1 अरब 35 करोड़ रुपए मौजूद थे। कांग्रेस ने हुकूमत के इस एक्शन को आम इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले उन्हें माली तौर पर मफलूज करने की कोशिश करार दिया था और उसे टैक्स दहशतगर्दी करार दिया था। इसी तरह वो मीडिया जो इससे पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ऐसी सियासी हिकमत अमली पर तनकीद किया करता था, जो आज़ाद मीडिया तस्वुर किया जाता था, उस सबको एक एक करके खामोश कर दिया गया या फिर साथ मिला लिया गया। वो बॉलीवुड जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत पर या तो तनकीद करता था या इसका हामी नहीं था, आज़ादी अज़हर राय पर आवाज़ बुलंद करता था, उसे भी खामोश करवा दिया गया या फिर साथ मिला लिया गया। नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में ऐसे वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है, आज़ाद सहाफ़ियों के सवालात का कोई खुद जवाब ही नहीं दिया है, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ अपने मनपसंद अदाकारों और सहाफ़ियों को ही अपने मनपसंद सवालात पर इंटरव्यूज़ देते हैं। यही हाल आलमी इदारों का भी किया गया। गुज़िश्ता साल जब BBC ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात पर डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन नशर की, तो नई दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर में इनकम टैक्स हुकाम ने छापे मारे। इसी तरह 2021 में किसानों के एहतजाज के दौरान भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पाबंदियां आयद करने की कोशिश की। ट्विटर पर छापा मारा गया और फिर ट्विटर के बानी और साबिक CEO ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मोदी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज के दौरान ट्विटर बंद करने की धमकी दी थी और मोदी ने उनसे कई ऐसे इंडियन सहाफ़ियों के अकाउंट्स बंद करने को कहा था जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तनकीदी रिपोर्ट्स जारी की तो CBI ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुतादिद दफातर पर छापे मारे और अब ऐसा लग रहा है कि तनकीद करने वाले ज़्यादातर खामोश हो गए हैं और अपोजिशन कमज़ोर हो गई है और 543 के ऐवान में बीजेपी 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने का दावा कर रही है। वो बीजेपी जो अब से 36 साल पहले सिर्फ 2 नशिस्तों वाली जमात थी, अब वो भारत की सबसे बड़ी जमात बन गई है और 1988 के इंतखाबात में 400 से ज़ायद नशिस्तें लेने वाली कांग्रेस चंद रियासतों तक महदूद हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज इंतखाबात की क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे सौरभ शुक्ला ने हमें अब से कुछ देर पहले क्या बताया, देखिए। हम इस वक्त मेरठ में खड़े हैं, जो कि वेस्टर्न यूपी का सबसे सिग्निफिकेंट इलाका है। मेरठ के आसपास कुल 8 सीट्स में, टोटल 8 सीट्स में 8 सीट्स में आज इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर, जिसमें 2013 में बहुत बड़े राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बाद से बीजेपी ने क्लीन स्वीप की इस इलाके में। उस इलाके में मतदान था। सहारनपुर में अभी पोलिंग हुई, जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मदरसा है। तमिलनाडु जो स्टेट सबसे
नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर भी वोटिंग हुई। 40 सीट्स हैं, वहाँ की सारी सीट्स पर वोटिंग हुई। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग है, बिहार में कुछ सीटों में वोटिंग हुई, वेस्ट बंगाल में कुछ सीटों में वोटिंग हुई। आज जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज आया है वो 60% के करीब है, जो कि पिछले बार के एवरेज से कम है। दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जेल में हैं, और कई बड़े ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर जो इंडियन लॉ एजेंसीज हैं उनकी रेड हुई, उनके केसेस चल रहे हैं, जिसके बाद से थोड़ा ऑपोजिशन थोड़ा ज़रूर कमज़ोर नज़र आता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर उधमपुर में इलेक्शन के बारे में यूसुफ जमील ने हमें क्या तफसीलात बताई, वो देखिए। भारत में आम इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों और वफाक के जेर कंट्रोल इलाकों के 102 हलकों में आज जुमे को वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर का हल्का इंतखाब उधमपुर भी शामिल है। उधमपुर में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 16,32,000 है और इनके लिए 2600 से ज़्यादा पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, जिनमें से 31 पोलिंग मराकज़ ज़िला कठुआ में पाकिस्तान भारत सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ हैं। और यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनका कहना है कि चूँकि फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों के दरमियान फायरबंदी का समझौता हुआ था, उसकी तजदीद हुई थी, उसके बाद सरहद पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, इसलिए वहाँ पे इस मरतबा बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल कर वोट डाल रहे हैं। लोकसभा की 543 नशस्तों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सिर्फ 6 नशस्तें हैं जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन चूंकि अगस्त 2019 में आईन हिंद की दफ़ा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को हिंद यूनियन में एक खुसूसी पोजीशन हासिल थी कि खात्मे के बाद यहाँ पहली मरतबा एक बड़ा इलेक्शन हो रहा है, इसलिए सियासी हल्के इसे बड़ी अहमियत दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि इंतखाबात पानी, बिजली और सड़क जैसे मसाइल पर नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के वकार और उनके सियासी और आईनी हुकूक की बहाली के लिए जारी जदोजहद के पस मंजर में हो रहे हैं। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात होगी कि इमरान खान वाकई क्या जल्द रिहा होने जा रहे हैं या उनकी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इमरान खान की पार्टी दावा कर रही है कि वो बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। इसके साथ ही उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी तनकीद की जद में आ रही है। नवाज शरीफ के हवाले से भी सवाल उठ रहा है कि वो क्या मुस्तकबिल लिए बैठे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा भी मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, उनके इस्तेमाल किए जाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या होने जा रहा है, हमारे साथ सीनियर सफी ज़कार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले अब मुतादिद ऐसे बयानात आ गए हैं, पार्टी के रहनुमा एक बयान देते हैं, फिर उसकी तरदीद आ जाती है। मरवा साहब ने सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया, पार्टी ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि जी ये बिल्कुल भी इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने भी मुतादिद रहनुमाओं से मुलाकात के बाद ये कहा, मगर उससे पहले इमरान खान साहब ने ज़ाहिर जो फौज की क़यादत है उस हवाले से बड़ी सख्त बात की, मगर बाहर आकर गौहर खान साहब ने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब ने कभी ऐसा कोई बात ही नहीं की है, फौज के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया है। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इनका मुआहदा हो, दीगर मामलात हो, क्या पार्टी में इंतशार है या सोची समझी पॉलिसी के तहत ये हो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो हमारी बड़ी पार्टियां होती हैं और खास तौर पे वो पार्टियां जो कि अंडर फायर हों और ऑपोजिशन में हो और उनकी क़यादत जो है वो जेलों में हो, तो उनमें ऐसे मामलात होते रहते हैं। और इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। जब जनरल ज़िया उल हक के दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में थे तो उस वक्त भी इस तरह के मामलात होते थे। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों जेल में थे, तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा एक बयान देता था, कोई दूसरा बयान देता था, और करते करते वो नून में से काफ लीग बन के सामने आ गई थी। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान है MBS के बारे में, वो उससे इत्तेफाक नहीं करे, लेकिन फौज की क़यादत के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ है, वो उस पर डटे हुए हैं, वो बार बार उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं। और पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत जो है वो उनसे इत्तेफाक करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं। साहब, और फिर इमरान खान साहब पहले ये भी कह चुके कि जी मुझसे किसी का कोई राब्ता नहीं हुआ है, साफ़ ही गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा, मगर अब उनकी पार्टी के तर्जुमान कह रहे हैं कि नहीं जी, उन्हें तो बाकायदा डील ऑफर हुई, इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी। क्या कोई राब्ता हुआ है, नहीं हुआ है? शाहजेब साहब, राब्ते तो हुए हैं और इसमें अब बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है। इसमें राब्ते कुछ ऐसे लोगों के जरिए भी हुए हैं जिनके खिलाफ अब पिछले 3-4 दिन से नई नई इंक्वायरियों की खबरें आ रही हैं।
तो उनके जरिए भी राब्ते हुए हैं, लेकिन कोई भी राब्ता जो है इमरान खान के पास, मैं 3-4 लोगों को जानता हूं जो इमरान खान के पास एक मैसेज लेके गए, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बहुत ही काबिल एतमाद जो लोग हैं, जिनको वो बहुत एतमाद करते हैं, जब उन्होंने वो मैसेज दिया उनको, तो खान साहब ने कहा कि मैं तो आप पे बड़ा एतमाद करता था, आप मुझे उनका मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो आपको मैसेज दे दिया है, बाकी फैसला तो आपने करना है। तो खान साहब ने कहा लेकिन आपने ये मैसेज भी मुझे अगर दिया तो क्यों दिया है? और उसके बाद खान साहब के अपने उस साथी के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले थे। फिर एक और बहुत करीबी आदमी था, वो पार्टी का ओहदेदार भी था, वो गया, उसने कहा जी कि मुझे ये कहा गया, मैं आपको ये सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहा हूं। खान साहब उससे भी नाराज हो गए। तो को जानता हूं जिन्होंने इसका मैसेज दिया, उनको कब जाके मैसेज दें, उन्होंने मैसेज दिया, साहब ने बात नहीं सुनी, वो कोई बात नहीं सुन रहे इस मामले पे। वो कहते हैं कि आप जो है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो 3 लोगों को ये बात कह चुके हैं, 3 मैसेंजर्स को ये कह चुके हैं। वो कहते हैं जी कि मैसेंजर जो है उसको कहते हैं कि जिसने तुम्हें पैगाम दिया उसको जाके कह दो कि तुमने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, तुमने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, तुम इमरान खान को फतह नहीं कर सकते। अब पता नहीं इमरान खान साहब जो है वो अपने इस मौक़िफ़ पे कितना अर्सा कायम रहेंगे, लेकिन वो फतह होने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उनके एक बहुत ही काबिल एतमाद साथी, एक उनके करीबी आदमी थे, जिनकी वजह से खान साहब की जो हुकूमत है उसके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने उस एक शख्स की खातिर अपनी पूरी हुकूमत जो है उसको कुर्बान कर दिया, फिर उसको बीच में लाया गया, लेकिन उसकी भी बात उन्होंने नहीं मानी। साहब फिर इस सारी सूरत हाल में जब इतना मजबूत मौक़िफ़ इमरान खान साहब लिए हुए हैं, मगर पार्टी को ये भी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकेगा, ये उम्मीद आपको लगता है कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पर मबनी है या फिर एक सिर्फ कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है पार्टी? देखिए शाहजेब साहब, मैं तो आपको सीधी सी बात बताऊं ना, मैं तो बतौर हामिद मीर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, ना इधर से ना उधर से। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं और सीधी सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन मैंने और आपने तो प्रेशर ही फेस करना है। हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं। पहले जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो प्रॉब्लम थे, अब शहबाज शरीफ साहब हैं तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात मैं जानता हूं, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासी लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो वकला साहबान हैं, जो लॉयर्स कम्युनिटी है, उसकी काफ़ी भरमार हो गई है, और लॉयर जो है वो बिलावजह जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं पार्टी के कारकुनों को कि बस इमरान खान साहब ईद से पहले रहा हो जाएंगे। पहले उन्होंने कहा छोटी ईद से पहले रहा हो जाएंगे, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया बड़ी ईद से पहले रहा हो जाएंगे, जबकि खुद इमरान खान साहब जिनके इख्तियार में है सब कुछ, वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाहर नहीं आ सकते, वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो खुद ही बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास जो भी जाके कोई बात करता है तो वो उससे नाराज हो जाते हैं। तो अब तो उनके साथ लोगों ने बात करनी बंद कर दिया है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे तो उसकी वजह खुद इमरान खान है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अब इल्जाम देना शुरू कर दिया उन्होंने वकला को। तो आप सबको पता है कि जो वकला जो है वो अगर कानून के मुताबिक अपनी जहानत को और सलाहियत को इस्तेमाल करके जितने मर्जी अच्छे दलाइल दे, लेकिन जमानत तो किसी और वजूहात की बुनियाद पे होती है ना, तो वो वजूहात जो है उनको इमरान खान साहब खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अभी तक जेल के अंदर हैं तो उसकी वजह वो खुद हैं, और उन्होंने खुद ऐसा कोई चांस लिया नहीं कि मैं बाहर आ जाऊं। अच्छा, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब जाहिर उनका मरकज़ में इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा है। पंजाब में उनकी बेटी वज़ीर आला है, वहाँ पर उनका दिलचस्पी नज़र आ रही है, बाहर भी निकल रहे हैं, मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, मगर एक तरफ नून लीग पर ये इल्ज़ाम है कि जी आप इलेक्शन जीते नहीं हैं, आप तो फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब आते हैं और वो कहते हैं नवाज शरीफ को तो इस्तेमाल कर लिया, और ये इंप्रेशन देते हैं कि जानबूझकर हराया गया ताकि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बने। फिर राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन को तस्लीम करते हैं, मगर वो कहते हैं वो दिलचस्पी इसलिए नहीं है और सिस्टम के हवाले से क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला। मगर इरफान सिद्दीकी साहब आके कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते थे, हालांकि इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगे थे अखबारात में। तो ये नवाज शरीफ साहब भी जानबूझकर मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं हर रहनुमा के तहत, या ये पार्टी भी ऑटो पर है? देखें, आपने जो सवाल मुझे किया है उस सवाल में जवाब भी है, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर
एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हो पाए, और इसलिए वो समटाइम्स ऐसी बात करते हैं कि जिससे पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान होता है। मैं ये समझता हूं कि जो जावेद लतीफ साहब ने पिछले दिनों जो इल्ज़ाम लगाया है, उस इल्ज़ाम का पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा, ये आपको वक्त बताएगा, क्योंकि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया उसका उनके पास कोई सबूत नहीं है कि शेखुपुरा की जो 5 सीटें हैं वो 90 करोड़ में उनको बेच दिया गया। तो इसकी जो है वो पार्टी के अंदर काफ़ी इसकी मजम्मत की गई है। उनको कहा गया है कि आप इसकी तरदीद करें, उन्होंने तरदीद नहीं की। तो उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब जो उन्होंने एक दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि जी मेरे पे मुझे तो अपने इलेक्शन के रिजल्ट पे मुकम्मल एतमाद है और ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे धांधली से हराया गया है। लेकिन जो बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं ना, वो बात दुरुस्त है। और इरफान सिद्दीकी साहब ने आपके शो में तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड अब कर दी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको पता होती हैं लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कर देंगे तो सियासी जमातें तरदीद कर देती हैं। तो ये बात जो है ये इलेक्शन से बहुत पहले नवाज शरीफ साहब को पता थी कि उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई चांस नहीं है। उनकी जो डील थी वो सिर्फ ये थी कि मेरे पे मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे, मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, मेरे बेटों पे भी मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और मरियम नवाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ ही जो है वो पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म होंगे। और उन दिनों में जब मैं इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, तो आपको याद होगा कि आपके साथ भी मेरी 2-3 दफ़ा ये ऑफ कैमरा बात हुई थी कि जी नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, जबकि हमारे कुछ कुलीग्स का ख्याल था कि नहीं प्राइम मिनिस्टर वही होंगे। तो उन दिनों में जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और हम मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं को ये पूछते थे कि भाई आप प्राइवेटली हमें कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म नहीं है, शहबाज शरीफ वजीर आज़म है, तो ये नारा क्यों लगा रहे हो, पाकिस्तान को नवाज दो। तो वो कहते थे हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अब जो मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर है जिसमें काफी कमी हो गई है, अब जब इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात कर दी है तो वो पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जब आपको पता था कि नवाज शरीफ साहब ने वजीर आज़म नहीं बनना, तो आपने इलेक्शन कैंपेन में झूठे नारे लगाए, हमारे साथ झूठ बोला कि नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। आप और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तरीन लोग खुद कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को पता था कि उन्होंने वजीर आज़म नहीं बनना। तो इससे मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो ऑलरेडी काफी गैर मकबूल हो चुकी है, महंगाई की वजह से भी और बैड गवर्नेंस की वजह से भी और भी बहुत से मामलात हैं, तो ये जो अब इरफान सिद्दीकी साहब ने पंडोरा बॉक्स खोला है, इसका मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा। वैसे इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि हुकूमत बहरहाल अपने कदम जमा चुकी है, जो भी इल्जामात हैं अपोजिशन भी प्रोटेस्ट का कह रही है, मगर हुकूमत अब चलने जा रही है या आपको हुकूमत के लिए खतरात नजर आ रहे हैं? देखिए हुकूमत को चलना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर हुकूमत नहीं चलती तो फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे, लेकिन हुकूमत को भी तो चाहिए ना कि वो अपने आप को चलाने के लिए खुद भी तो कोई हाथ पैर मारे ना। हुकूमत के बारे में जो सबसे इस वक्त बुरी चीज़ है, जो इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट्स हैं, गैर मुल्की जो सफारतकार हैं, वो जो हमसे और एक दूसरे से जो पूछते हैं, किसी भी आप डिप्लोमेटिक फंक्शन में चले जाएं तो डिप्लोमेट्स आपस में भी यही बात कर रहे होते हैं, हमारे से भी एक ही बात कर रहे होते हैं कि यार ये हुकूमत जो है ये कोई काम खुद भी करती है, कोई फैसला खुद भी करती है या नहीं करती है, सारे काम जो है सारे फैसले किसी से पूछ के करते हैं। तो ये जो इस हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बज़ाहिर ये एक सियासी और जमहूरी हुकूमत है, लेकिन तासुर ये है कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल बेख्तियार है, बेबस है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। इसने जो कुछ भी करना है, जो भी फैसला लेना है, किसी से पूछ के फैसला लेना है। और इसी वजह से जो इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं जेल के अंदर। उनको पता है कि ये हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हुकूमत जो है उसके पांव मजबूत नहीं है, तो वो पूरा प्रेशर ले रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने सौदा कर लिया, जरदारी साहब ने भी सौदा कर लिया, लेकिन इमरान खान सौदा नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज अहम समात भी हुई है, क्या माजरा रहा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बहुत से अहम केसेस की अपीलें ज़ेर समात हैं, जबकि 9 मई के केसेस के अलावा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल उन अहम मुकदमात में शामिल है जिनका भी फैसला होना बाकी है। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली और
बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी निजी अस्पताल से 2 दिन में करवाने का हुक्म दे दिया है। वकलाए सफाई की जानिब से दौरान समाअत मीडिया को मुश्किलात से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की गई तो जज नासिर जावेद राना ने मीडिया नुमाइंदगान को रोस्टर पर बुला लिया और इस हवाले से इस्तफसार किया। सहाफ़ियों ने बताया कि अदालती कार्रवाई सुनने में मुश्किलात हैं। अदालती हुक्म पर इमरान खान भी रोस्टर पर आ गए और कहा कि कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा है। इस पर जज नासिर जावेद राना ने अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया और जेल इंतज़ामिया को हिदायत की कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद समाअत में 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया, जिसके दौरान अदालत में नस्ब लकड़ी की दीवारों को जेल इंतज़ामिया ने हटा दिया। दौरान समाअत इमरान खान का जज नासिर जावेद राना से मुकालमा भी हुआ और जज ने उनसे पूछा कि क्या बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना हो गया है। इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज़ दी थी, लेकिन जेल इंतज़ामिया प्रिंस अस्पताल से टेस्ट कराने पर बज़िद है। कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी अस्पताल से ही टेस्ट कराने की इजाज़त है। जज नासिर जावेद राना ने सवाल किया कि क्या डॉक्टर आसिम यूनुस आज आ सकते हैं। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन अदालत हुक्म दे तो हम बुला लेते हैं। बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर खाने में मिला कर दिया गया है। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोज़ उनके मैदे में जलन होती है। जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान से मुकालमा करते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी के टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन आप समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें। इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरे नाम से बाहर कोई गलत बयान दे दिया जाता है तो मुझे उसकी वजाहत करनी पड़ती है, इसलिए सहाफ़ियों से बात करता हूँ। जज ने इस पर कहा कि अदालत के डेकोरम का ख्याल ज़रूरी है, आप समाअत के बाद सहाफ़ियों से बात कर लिया करें। तो इमरान खान ने जवाब में कहा कि समाअत के बाद जेल इंतज़ामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। अदालत समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट मीडिया से बात करने की इजाज़त दे। ताहम जज नासिर जावेद राना ने इस पर कोई हुक्म दिए बगैर हिदायत की कि बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट डॉक्टर आसिम यूनुस और सरकारी डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी करवाया जाए, जिसके बाद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत में इमरान खान ने कहा कि मेरे नाम से बाहर कोई गलत बयान दे दिया जाता है तो मुझे उसकी वजाहत करनी पड़ती है, इसलिए मैं सहाफ़ियों से बात करता हूँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।